Hello everyone, welcome back to my channel. I really hope that you guys are really doing well. So today we are going to explore the chapter number 3rd of class 12th political science. क्या है? Politics of India Planned Development. अच्छा, क्या है ये टर्म प्लान डेवलपमेंट? इसका क्या मतलब है? ऐसा डेवलपमेंट जो प्लानिंग के थ्रू किया गया हो। आ गया समझ में? तो हमने इससे पहले लास्ट 2 चैप्टर्स देखे थे, तो हमने उनमें क्या देखा? लास्ट 2 चैप्टर्स में क्या देखा? फर्स्ट कि हमारे पास नेशन को बिल्ड करने में, चैप्टर नंबर 1 में अपन ने क्या देखा? नेशन को बिल्ड करने में हमारे पास 3 चैलेंजेस थे। कौन से 3 चैलेंजेस थे? क्या? NID। क्या है ये? पहला तो क्या है? नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी एक चैलेंज हमारे पास ये था। सेकंड क्या है? इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी। इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी सेकेंड चैलेंज हमारी ये था। और थर्ड चैलेंज क्या था? डेवलपमेंट। 3 चैलेंजेस थे हमारे पास में। तो ये फर्स्ट चैलेंज था, ये तो हमारे चैप्टर नंबर 1 में हो गया था, हमारे नेशन को यूनाइट कर दिया था फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी, ये हमने सेकंड चैप्टर में कर लिया था। नाउ जो हमारा थर्ड चैलेंज बचता है, ये हमारा होगा चैप्टर नंबर 3 में। आगे समझ में क्लियर है बैकग्राउंड? ठीक है, अब इधर आओ। बुक में ये वाला जो दिख रहा है बॉक्स, ये वाला बॉक्स है, एक्चुअली मेरा थोड़ा सा फेड हो रखा है, तो मैं बता देती हूँ। ये केस स्टडी है ना? ये केस स्टडी में क्या बताया गया? जो उड़ीसा गवर्नमेंट है ना, उसके बारे में बताया गया है कि उड़ीसा के जो विलेजर्स है उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। किसके अगेंस्ट? पॉस्को, जो 2025 के टाइम का था, इसके अगेंस्ट केस किया था। अब ये पॉस्को क्या है? ये एक साउथ कोरियन स्टील की कंपनी है। साउथ कोरियन स्टील की कंपनी है, जो क्या सोच रहे थे? उड़ीसा में सेटअप करने के लिए बोल रहे थे अपना प्लांट को। किस जगह? उड़ीसा में जगत सिंहपुर। उड़ीसा में जगत सिंहपुर है, वहाँ पे अपने प्लांट को सेटअप करने का प्लान कर रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ? जो विलेजर्स थे उन्होंने अपोज किया इस चीज़ को। किसको? उनके बीच में जो साइन हुआ था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या? मेमोरेंडम ऑफ, ये रहा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को उन्होंने अपोज किया था। जो किसके बीच में हुआ था? साउथ कोरियन स्टील कंपनी और ओडिशन गवर्नमेंट के बीच में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था। अब ये क्यों अपोज कर रहे थे? इस वजह से एक तो लैंड का लॉस हो रहा था, लाइवलीहुड का लॉस हो रहा था, और एक एनवायरमेंट का लॉस हो रहा था। इस वजह से जो विलेजर्स थे उड़ीसा के, जगत सिंहपुर के, वो अपोज कर रहे थे। आ गया समझ में? तो इस अपोज कर रहे थे, इस वजह से बहुत सारी डिबेट्स हुई। किसके बीच में? क्या बोल रहे थे कि आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो कर रहे हो, लेकिन व्हाट अबाउट पीपल्स राइट? लोगों के राइट्स कहाँ गए? आप तो बस इंडस्ट्री पे ध्यान दे रहे हो, पीपल्स के राइट का तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। इस वजह कंक्लूजन क्या हुआ कि डेवलपमेंट जो है वो तो हो रहा है, बट पीपल्स के राइट उनको नहीं सुना जा रहा है। आगे समझ में? नेक्स्ट, पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन। इसका मतलब क्या है कि जो डेवलपमेंट है ना वो न्यूट्रल नहीं है। वो क्या है? डेवलपमेंट किसी को बेनिफिट दे रहा है तो किसी को हर्ट कर रहा है डेवलपमेंट। कैसे? जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट्स हुए फार्मर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में, कि भाई अब इंडस्ट्रीज जो है आप विलेज में लगाओगे तो फार्मर्स को इस चीज़ का हर्ट होगा। बेनिफिट किसको होगा? इंडस्ट्रियलिस्ट को। और हर्ट किसको होगा? फार्मर्स को। सेम ट्राइबल्स के एरिया में अगर आप माइनिंग करोगे, उनकी वो तो अपनी प्लेस से उनको जाना पड़ेगा, तो इस चीज़ का हर्ट किसको हो रहा है? ट्राइबल्स को। बेनिफिट किसको हो रहा है? जो माइनर्स हैं उनको बेनिफिट हो रहा है। सेम रिच और पुअर, ये सब चीज़ों में क्या है? डेवलपमेंट न्यूट्रल नहीं है कि सब लोगों को डेवलपमेंट मिल रहा हो ना। कुछ क्लास के लोगों को डेवलपमेंट हो रहा है और कुछ क्लास लोगों को हर्ट हो रहा है उस डेवलपमेंट से। ठीक है, तो डेवलपमेंट न्यूट्रल नहीं है। तो जो लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं? मिडिल क्लास लोग, पुअर लोग, वो क्या बोल रहे हैं? ये जो पार्टीज है ना, पॉलिटिकल पार्टीज, ये डेवलपमेंट वर्ड को एक पॉलिटिकल स्लोगन की तरह यूज कर रहे हैं ताकि उनको वोट्स मिल सके। ठीक है, नाउ इधर बॉक्स में देखो, व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्क कर लो इंपॉर्टेंट में। तो नाउ मैं एक सेंटर ही बताती हूँ, ये एक मैं बताती हूँ टर्मिनोलॉजी, बट आपकी बुक में तो सिर्फ लेफ्ट और राइट है, बट आपकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताती हूँ व्हाट इज सेंटर। ठीक है, तो नाउ लेफ्ट और राइट क्या है? ये पॉलिटिकल टर्म्स जो है लेफ्ट और राइट क्या है? सो जो लेफ्ट वाले लोग होते हैं, ठीक है, वो किसको सपोर्ट करते हैं कि वो चाहते कि स्टेट का कंट्रोल है, यानी कि गवर्नमेंट है स्टेट का
कंट्रोल हो, है ना। और जो लोग बिलीव करते हैं किस पे, सोशलिज्म पे, जो सोशलिज्म पे बिलीव करते हैं, और जो लोग इक्वलिटी को मानते हैं, इक्वलिटी को मानते हैं, और जो प्रो पुअर लोग हैं, जो प्रो पुअर लोग हैं, है ना, ये है लेफ्ट वाले लोग। नाउ राइट वाले कौन है, जो फ्री मार्केट को चाहता है, फ्री मार्केट को जो चाहता है वो है राइट वाले लोग, जैसे कि कैपिटलिस्ट लोग, जो कैपिटलिज्म को मानते हैं, है ना, जो कैपिटलिज्म को मानते हैं, जैसे कि प्रो बिजनेसमैन, जैसे कि प्रो बिजनेसमैन। और जो क्या चाहता है, गवर्नमेंट का रोल जो हो बहुत लिमिटेड हो, तो क्या है, वो क्या चाहता है, लिमिटेड गवर्नमेंट, उनका रोल जो है वो बहुत कम हो। ठीक है, अब तो हमने लेफ्ट पढ़ लिया, राइट पढ़ लिया। नाउ व्हाट इज सेंटर के आइडियोलॉजी वाले लोग, है ना। सेंटर के आइडियोलॉजी वाले लोग जो होते हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमी को मानते हैं। किसको, मिक्स्ड, जो मिक्स्ड अप्रोच रखते हैं, कौन सी, मिक्स्ड अप्रोच को रखते हैं, जैसे कि कांग्रेस, फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस, है ना। आगे समझ में, तो एक ट्रिक से समझते हैं। लेफ्ट वाले जो है लेबर, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लेबर, जो पुअर लोग हैं, बहुत प्रो पुअर लोग हैं, है ना, जो सोशलिज्म को मानते हैं। राइट, आर फॉर, आर स्टैंड्स फॉर रिच, जो कैपिटलिज्म को मानते हैं, है ना। सी फॉर सेंटर, सी फॉर कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज लाइक मिक्स्ड, जो मिक्स्ड अप्रोच को मानते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी हो वहां पर। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते तो कुछ रोल गवर्नमेंट का हो तो कुछ रोल प्राइवेट सेक्टर का भी हो। आ गया समझ में, बहुत इजी सा है। नाउ आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट, क्या आइडियाज थे डेवलपमेंट के। अच्छा, इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली तो उसके पास क्या गोल्स थे, ग्रोथ, है ना, ग्रोथ प्लस क्या थी, जस्टिस, ग्रोथ प्लस जस्टिस, ये अपने गोल थे दोनों। तो उन्होंने क्या एम किया था कि एक तो अपन को क्या मिले, इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, एक अपन को क्या एम था, इकोनॉमिक ग्रोथ का एम था। सेकंड, पॉवर्टी रिमूवल, है ना, पॉवर्टी रिमूवल, की पॉवर्टी को रिमूव कर दिया जाए। थर्ड क्या है, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस, की हम खुद पे डिपेंड हो सके। फोर्थ, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। और फिफ्थ क्या था, सोशल जस्टिस। आगे समझ में, सोशल जस्टिस। ये हमारे कुछ एम थे जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद करेंगे, जीपीएस एमएस। जीपीएस ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, पॉवर्टी रिमूवल, एस सेल्फ रिलायंस, एम मॉडर्नाइजेशन, सोशल जस्टिस। जीपीएस एमएस, ये हमारे कुछ गोल्स थे। क्या, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो हमारे पास दो एम थे, एक तो ग्रोथ को इंश्योर करना और एक जस्टिस को इंश्योर करना। ग्रोथ लाना है, जस्टिस को इंश्योर करना। तो हमारे कुछ मेन एम्स थे, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को लाना, इकोनॉमी को ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ होना, पॉवर्टी को हटा देना, बिल्कुल पॉवर्टी रिमूवल, है ना। फोर्थ, थर्ड, सेल्फ रिलायंस, कि हम खुद पे डिपेंड हो सके, दूसरी वाली कंट्रीज पे ना डिपेंड होकर हम खुद को पर डिपेंड हो सके, खुद की हर चीज़ को मैन्युफैक्चर करें। फोर्थ, मॉडर्नाइजेशन हो। फिफ्थ, सोशल जस्टिस हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। तो हमारे ये कुछ एम थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, प्लानिंग। कि प्लानिंग क्या है, एक स्टेट, अगर अपन एक कंट्री के बेसिस पर ले, नॉर्मली अपन किस चीज़ को प्लान करते हैं, भाई अब मुझे कल कुछ काम करना है, अब कल मुझे मार्केट जाना है, मेरे लिए कुछ ड्रेसेस लेके आनी है, स्टेशनरी लेके आना है, तो मैंने प्लान किया कि भाई मैं दिन में 4 बजे जाऊंगी वहाँ पर और लेके आ जाऊंगी। तो मेरी इंडिविजुअली प्लानिंग ये हो गई। अब हम एक कंट्री के बेसिस पर प्लानिंग करते तो वो क्या होती है, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस जो पर्टिकुलर चीज़ है वो कब यूज़ होगी, कैसे यूज़ होगी और किस गोल के लिए यूज़ किया जाएगा। आगे समझ में, ये होती है प्लानिंग। जो प्लानिंग जो है वो क्या एम करती है, 4 जेम्स, क्या करती है, जेम्स। ग्रोथ हो, ग्रोथ हो, जैसे कि जीडीपी बढ़े, जीडीपी का इंक्रीज हो। सेकंड, इक्वल जस्टिस,
इक्वल जस्टिस, सबको इक्वली जस्टिस मिले, पावर्टी हट जाए और इनइक्वलिटी ना हो। थर्ड मॉडर्नाइजेशन, है ना, मॉडर्नाइजेशन। फोर्थ सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस। आगे समझ में, ये 4 एम्स थे, जेम्स। प्लानिंग के क्या है एम? जेम्स। ग्रोथ मिले अपन को, जीडीपी बढ़े, है ना। सेकंड इक्वल जस्टिस हो, थर्ड मॉडर्नाइजेशन एंड फोर्थ सेल्फ रिलायंस। आगे समझ में। अब हमको क्यों नीड थी इस प्लानिंग की, क्या जरूरत पड़ेगी थी ऐसी प्लानिंग की हमको आफ्टर इंडिपेंडेंस? ऐसी क्या नीड हो गई थी हमको प्लानिंग करनी पड़ी इन सब चीज़ों के लिए? क्यों? क्योंकि उस इंडिया ने क्या क्या फेस किया। एक तो इंडिया ने की पावर्टी फेस किया, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट फेस किया, इनइक्वलिटी, फूड शॉर्टेज और लैक ऑफ इंडस्ट्री, ये सब इंडिया ने फेस किया था। तो हमको जरूरत थी कि एक स्टेट मतलब कंट्री हमको अपन को गाइड करे, एक कंट्री अपन को डायरेक्शन प्रोवाइड करे कि भाई आपको इस तरह से चलना है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो था ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वीक था, इसलिए हम कुछ भी अपना प्लानिंग या फिर कुछ भी अपनी ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर पर नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए स्टेट को ये स्टेप लेना पड़ा और अपन को ये सब प्लानिंग करनी पड़ी। आगे समझ में क्लियर है? एंड ये जो प्लानिंग का जो प्लान है ये किससे इंस्पायर है? यूएसएसआर से, है ना। क्या? 5 ईयर प्लान, जो अपन ने प्लानिंग की भी बात की, जो अभी अब आगे और बात करेंगे 5 ईयर प्लान्स की, ये किससे इंस्पायर है? यूएसएसआर के मॉडल से इंस्पायर है ये चीज़। आगे समझ में। नाउ नेक्स्ट ये देखो, यहाँ पर है प्लानिंग कमीशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लगा लो स्टार, लगा लो 3-4 बार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। अच्छे से समझते इसको अपन, क्लियर, अच्छे से बैठ जाओ कॉपी पेन लेके। आई होप अभी थोड़ी देर पहले भी कॉपी पेन लेके अच्छे से बैठे होंगे, नोट्स अभी तुम लिख रहे हो साथ साथ में, जो मैं बोल रही हूँ वो भी तुम साथ साथ में लिखो, समझो। सिर्फ जो नोट्स है ये लिखने से कुछ नहीं होगा, जो मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट बातें वो भी लिखनी पड़ेगी तुमको साथ में, ठीक है। नाउ प्लानिंग कमीशन कब बनी थी? 1950 में स्टैब्लिश हुआ था प्लानिंग कमीशन, ठीक है। किसके द्वारा बनी थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्लानिंग कमीशन बनी थी 1950 में। इसका चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। अब जो प्लानिंग कमीशन होती है, जैसे कि स्कूल का डायरेक्टर कौन होता है? मेरी स्कूल का डायरेक्टर सर जो है, उनका नाम जो भी है वो है, ठीक है। तो मेरे घर है, ठीक है, ये मेरा घर है, उसका चेयरमैन कौन है? मेरी मदर है ना, ऑब्वियसली मेरी मदर है। वैसे ही प्लानिंग कमीशन है, उसका चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और उस टाइम पर जो प्लानिंग कमीशन थी उसका फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ये जो प्लानिंग कमीशन है ना, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अच्छा भाई, ये क्या बोल दिया मैंने? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ये क्या वो बात बोल दी मैम आपने? समझा दो अब, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है। अरे डोंट वरी, जब मैं हूं तो डरने की क्या बात है भाई। अच्छा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? एक ऐसी बॉडी जिसको हम बहुत इजी से खत्म कर सकते हैं, इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। आ गया समझ में? ऐसी बॉडी जिसको हम आसानी से चेंज भी कर सकते हैं, अबॉलिश भी कर सकते हैं, मतलब मिटा भी सकते हैं और अमेंड भी कर सकते हैं, ऐसी बॉडी, है ना। जो गवर्नमेंट ने बाद में बनाई है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में ये बॉडी को गवर्नमेंट ने बनाई है, कॉन्स्टिट्यूशनल में ये बॉडी नहीं बनी है। आ गया समझ में? अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? जिसको हम ना चेंज कर सकते हैं ना अबॉलिश कर सकते हैं। आ गया समझ में? हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को मिटा तो बिल्कुल नहीं सकते, अबॉलिश नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो इसको हम अमेंड जरूर कर सकते हैं कुछ प्रोविजंस के थ्रू, बट हम इसको मिटा नहीं सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को। और ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के साथ में ही बनी थी। आ गया समझ में? कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, जैसे कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कौन सा है? प्लानिंग कमीशन, फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग कमीशन। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे कि इलेक्शन कमीशन जो कि आर्टिकल 324 के अंडर में आती है। नाउ यूपीएससी जो कौन से आर्टिकल 315 के अंडर में आती है। सीएजी जो आर्टिकल 148 के अंडर में आती है। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और ये है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है।
अब देखते हैं कि प्लानिंग कमीशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, है ना। इसके ऑब्जेक्टिव और फंक्शन देखते हैं। पेस, PAC ही, कोई पूछे कि भाई प्लानिंग कमीशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शन है तो क्या बोलोगे? पेस है। पेस ये क्या है? अरे सुनो, ये है शॉर्ट फॉर्म निमोनिक। इससे अपन को याद रहेगा कि भाई प्लानिंग कमीशन के क्या ऑब्जेक्टिव है बोले तो पेस, अच्छे से याद आ जाएगा, PACE। अच्छा, पेस स्टैंड्स फॉर प्लान्स, प्लान बनाती है, ठीक है, एलोकेट करती है रिसोर्सेज, है ना, एलोकेट रिसोर्सेज। और थर्ड क्या काम है भाई? हाँ सही बात है, कोऑर्डिनेट। क्या कोऑर्डिनेट करती है? स्टेट और सेंटर के लिए, स्टेट और सेंटर को कोऑर्डिनेट करती है। कोऑर्डिनेट किसको? स्टेट और सेंटर को कोऑर्डिनेट करती है। फोर्थ, इवैल्यूएट, इवैल्यूएट करती है अपने प्लान्स को। आ गया समझ में? इजी है। प्लान्स बनाती है, रिसोर्सेज को एलोकेट करती है, कोऑर्डिनेट करती है सेंटर और स्टेट को, और इवैल्यूएट करती है। आ गया समझ में? 4 इजी से अपन ने ऑब्जेक्टिव समझ लिए। क्या करती है? प्रिपेयर 5 ईयर प्लान को प्रिपेयर किया था। एलोकेट रिसोर्सेज अमॉन्ग डिफरेंट स्टेट से, सेक्टर से रिसोर्सेज को एलोकेट करती है। अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड करती है कि कब एग्रीकल्चर पे फोकस करना है, इंडस्ट्री पे करना और एनर्जी पे करना है ना। ये इसके मेन प्रायोरिटीज है वैसे तो। और क्या कोऑर्डिनेट करती है? स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करती है। और फोर्थ, रिकमेंडेड पॉलिसीज फॉर बैलेंस डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को एक बैलेंस वे में अपन कर सके ऐसी पॉलिसीज को रिकमेंड करती है ये प्लानिंग कमीशन। बहुत इजी है, वापस से समझता है। कब बनी थी? 1950 में बनी थी। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनी थी। चेयरमैन कौन होता है इसका? प्राइम मिनिस्टर होता है। फर्स्ट चेयरमैन कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो ऐसी बॉडी जिसको हम आसानी से चेंज, अबॉलिश और अमेंड कर सके, जो गवर्नमेंट ने बाद में बनाई हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में ना बनी हो। जैसे कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपन ने पढ़ ली कैसी होती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये है। ऑब्जेक्टिव क्या है? पेस, प्लान्स बनाती है, रिसोर्सेज एलोकेट करती है, कोऑर्डिनेट सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करती है और एवेल्युएट करती है। और इसकी ये है रिकमेंड पॉलिसीज फॉर बैलेंस डेवलपमेंट। आ गया समझ में? हाँ भाई, तो अपन को क्यों चाहिए था प्लानिंग कमीशन? क्या जरूरत पड़ गई आपको इतना दिमाग चलाने की सर? ऐसा आप मन में सोचते होंगे कि क्यों बनाए प्लानिंग कमीशन, हमको इतना सब कुछ याद करना पड़ता है पहले, क्या कम बर्डन है जो आपने एक और टॉपिक डाल दिया? क्यों? बताती हूँ। आप ऐसा उनको मत बोलो भाई जिन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाया, ठीक है। क्यों बना? क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया ने पॉवर्टी को फेस किया, अनएम्प्लॉयमेंट को फेस किया और बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस था उस टाइम पर। तो प्राइवेट सेक्टर जो था वो बहुत ज्यादा वीक था उस टाइम पर, तो गवर्नमेंट को डेवलपमेंट को गाइड करना ही पड़ा। अब हमने देखा कि भाई जब प्राइवेट सेक्टर इतना ज्यादा वीक है तो किसी को तो डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि हम करेंगे डेवलपमेंट। भाई आप टेंशन मतलब प्राइवेट वाले बैठे रहो, ऐसा अब मैं बताता हूँ क्या करते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर ने कमांड संभाल ली, बोले कि हम करेंगे डेवलपमेंट, हम करेंगे प्लानिंग। इस वजह से हमको प्लान करने पड़े डेवलपमेंट के लिए, जो कि ये मॉडल किससे इंस्पायर है? यूएसएसआर से इंस्पायर है। 5 ईयर प्लान यूएसएसआर के 5 ईयर प्लान से इंस्पायर है। बट उसमें क्या था? यूएसएसआर में पूरा ही पूरा गवर्नमेंट का रोल था, प्राइवेट का तो काम ही नहीं था, इतना ज्यादा रोल नहीं था। बट इंडिया ने क्या किया? मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। क्या करा? मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, जिसमें पब्लिक का भी रोल और प्राइवेट का भी रोल हो। आ गया समझ में? इस वजह से इनको देखते हुए कुछ स्टेप्स लिए गए। एनपीपीसीएन कुछ स्टेप्स लिए गए, जैसे कि नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई 1938 में, प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड बनाई गई 1946 में, प्लानिंग कमीशन बनाया गया 1950 में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए गए 1952 में, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस बनाई गई 1953 में। तो ये कुछ अर्ली इनिशिएटिव्स लिए गए, है ना, अर्ली इनिशिएटिव्स लिए गए। आ गया समझ में? एंड हियर इज योर अर्ली इनिशिएटिव्स टॉपिक। क्लियर हो गए यहाँ तक सबको? एनी डाउट्स? नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी हम करने वाला है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। लगा लो 3 4 5 6 7 8 10 12 स्टार। आएगा ही आएगा भाई, शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में आएगा, बट आएगा। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 से 1956 तक। की इकोनॉमिस्ट कौन था? KN राज,
है ना, क्या उसने बोला, प्लान जिसने ड्राफ्ट करा है ना, उसने बोला कि भाई हमको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। किसको? महंगाई बहुत ज़्यादा जो बढ़ती महंगाई है एक तो उसको कंट्रोल करना है, और एग्रीकल्चर पे अपन को ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, है ना। अपन को क्या चाहिए कि स्टेबिलिटी चाहिए। इन हैवी इंडस्ट्रीज से पहले अगर अपन स्टेबल ही नहीं होंगे तो क्या मतलब है हैवी इंडस्ट्रीज का। इसलिए इन्होंने बोला कि अपन को स्टेबिलिटी चाहिए हैवी इंडस्ट्रीज से पहले। तो उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फ्रासी, ये ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने बताए। एक तो फूड प्रोडक्शन हो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इसके? फूड प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। बोला रिफ्यूजीज इनहेबिलेशन, जो भी रिफ्यूजी है उनको री इनहेबिलेशन सेंटर में भेजा जाए। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और इरिगेशन का डेवलपमेंट हो। इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, और बिल्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, गांवों में का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा किया जाए, बिल्ड किया जाए। आ गया समझ में? अब इसके फीचर्स क्या हैं? उन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी? एग्रीकल्चर को, इरिगेशन को और पावर सप्लाई को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। तो क्या है, इस वजह से कुछ कुछ प्लान्स को लॉन्च किया, जैसे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया 1952 में, जिससे क्या हुआ, हैवी इंडस्ट्रीज को पोस्टपोन कर दिया गया, है ना। बोला कि पहले अपन एग्रीकल्चर पे ध्यान देते हैं, एग्रीकल्चर पे ध्यान देंगे, स्टेबल होंगे तभी तो इस पे हैवी इंडस्ट्रीज पे ध्यान देंगे, इसलिए जो है इंडस्ट्रीज को पोस्टपोन कर दिया गया। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स भी बने, जैसे कि BHD क्या है? भाखड़ा नागल डैम, है ना, जो कि कहाँ, भाखड़ा नागल डैम कहाँ? पंजाब और हरियाणा में पड़ता है ना। हीराकुंड डैम कहाँ? ओडिशा में पड़ता है ये अपना, है ना। देन दामोदर वैली प्रोजेक्ट ये कहाँ पड़ता है? बिहार और वेस्ट बंगाल, है ना। ये कुछ प्रोजेक्ट्स अपन को आए, मेजर प्रोजेक्ट्स बने थे उस टाइम पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, है ना। तो अपन ने ये मेन देख लिया, ठीक है, क्लियर हो गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान अच्छे से। अपन को क्या है, कुछ भी नहीं है, वापस इसलिए समझा रही क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या की इकोनॉमिस्ट कौन है? KN राज। कब? 1951 से 1956 में बना था। की इकोनॉमिस्ट है KN राज। क्या उन्होंने क्या बोला था? अपन को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि जब तक अपन स्टेबल नहीं होंगे हैवी इंडस्ट्रीज का कोई फायदा नहीं है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव दिए थे, 5 ऑब्जेक्टिव दिए थे। फ्रासी, फूड प्रोडक्शन हुआ था फर्स्ट 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव क्या है? फूड प्रोडक्शन, रिफ्यूजी इनहेबिलेशन, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन डेवलपमेंट, कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल, और जो रूरल एरियाज है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करो। क्या फीचर, किसको प्रायोरिटी दी? मेन एग्रीकल्चर, इरिगेशन और पावर को प्रायोरिटी दी। कुछ प्रोग्राम्स आए जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 का, ये देखो यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिए गए थे ना, तो यहाँ पर लिए गए थे इस टाइम पर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और हैवी इंडस्ट्री को पोस्टपोन कर दिया 1952। अब अपन इधर लिख सकते हैं कि भाई ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान का था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ये प्रोग्राम आया था, है ना, लिख सकते हैं अपन ये। गुड। नाउ अपन को देखना है नेक्स्ट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब सेकेंड 5 ईयर प्लान। कब से? फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 का था। सेकेंड 5 ईयर प्लान कब से है? 1956 से 1961 में है सेकेंड 5 ईयर प्लान। इसका की इकोनॉमिस्ट कौन है भैया? PC मैलेनोबिस इसका है की इकोनॉमिस्ट, और ऑल्सो नोन एज मैलेनोबिस प्लान। इसको मैलेनोबिस प्लान भी बोलते हैं। आगे समझिए, सेकेंड 5 ईयर प्लान को मैलेनोबिस प्लान भी बोलते हैं क्योंकि ये की इकोनॉमिक्स है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर में प्लान में अपन ने क्या बोला? अपन को फूड एंड एग्रीकल्चर चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। आगे समझ में, अपन को फूड एंड एग्रीकल्चर चाहिए स्टेबिलिटी के, इसलिए अपन ने एग्रीकल्चर को प्रमोट किया। बट ये बोलते अपन को सेल्फ रिलायंस होने की जरूरत है, खुद पे डिपेंडेंट होने की जरूरत है, और हम तभी हो सकता है जब अपन इंडस्ट्रियल बेस हो हमारे पास में, इंडस्ट्रीज को हम लगाए तभी हम सेल्फ रिलायंस हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल बेस और
इससे क्या होगा, अपने जो इम्पोर्ट्स है उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि हम दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड नहीं हो पाएंगे, खुद मैन्युफैक्चर करेंगे गुड्स को। तो क्या होगा, इससे हैवी इंडस्ट्रीज होगी। हैवी इंडस्ट्रीज क्या है, बैकबोन फॉर फ्यूचर ग्रोथ। अब देख रहे हो आप, स्टेबिलिटी की बात करो, ये तो आप अभी की बात करो। व्हाट अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर के क्या होगा, अपन को इसलिए इंडस्ट्री चाहिए ही चाहिए। तो ये है अपना सेकंड 5 ईयर प्लान। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है सेकंड 5 ईयर प्लान के। क्या, एक तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, सेकंड बिल्ड हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील प्लांट्स, हैवी इंडस्ट्रीज और स्टील प्लांट्स बिल्ड किए गए, और रिड्यूस इंपोर्ट्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज बढ़ेगी तभी तो लोगों की जरूरत होगी काम करने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट का भी जनरेट होना है ना। और एक्सपेंड पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड करना है ना। और कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए। कौन कौन से थे मेजर प्रोजेक्ट्स, भिलाई, रोरखेला और डूंगरपुर, ये है अपने स्टील प्लांट्स, BRD। ये कुछ स्टील प्लांट्स लगाए गए, कहाँ पे, भिलाई, रोरखेला और डूंगरपुर में स्टील प्लांट्स लगाए गए। और क्या हुआ, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पर हम शिफ्ट हो गए। किससे, एग्रीकल्चर से अपन इंडस्ट्री पर शिफ्ट हो गए। और भी थी, जैसे कि कुछ न्यू IITs को लगाए गए, न्यू IITs का स्टैब्लिशमेंट हुआ, न्यू IITs स्टैब्लिश्ड हुए। क्यों, टेक्निकल पावर के लिए न्यू IITs स्टैब्लिश्ड हुई। ये जो और इधर थोड़ा बहुत दे रखा है थर्ड प्लान के बारे में, कि जो थर्ड प्लान था ना वो ज़्यादा सेकंड से ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द सेकंड, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, कुछ रेयर डिफरेंस हो गए दोनों में, है ना। नाउ की कंट्रोवर्सीज, कुछ कंट्रोवर्सीज देखते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज। कि नेहरू एंड मेलानोबिस, इन्होंने किसको प्रायोरिटी दी, इंडस्ट्री को, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का फायदा देते हैं अपन को। बट इसके जो क्रिटिक्स है, अपोजिट के लोग, वो क्या बोलते हैं, आपने एग्रीकल्चर को इग्नोर कर दिया, फूड क्राइसिस को इग्नोर कर दिया और इंडस्ट्री की बात कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता, आप तो इन दोनों के इग्नोर करके इंडस्ट्री की बात कर रहे हो भाई। तो ये एक कंट्रोवर्सी थी। सेकंड, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। पब्लिक लोगों की क्या आर्ग्यू किया था कि बैंक्स, हैवी इंडस्ट्रीज और एनर्जी, इनके बिना पॉवर्टी के साइकिल से हम नहीं निकल सकते हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो चाहते थे कंज्यूमर गुड्स, एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज पे अपन ध्यान दें। बट ये दोनों की बात हो गई। बट ये जो बिजनेस क्लास वाले लोग हैं ना, ये बहुत रेस्ट्रिक्शन फील करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि फ्री मार्केट हो। आ गया समझ में। नाउ क्या आउटकम निकले, किससे, प्लानिंग जो हमने करी उससे क्या आउटकम निकले। एक तो इंडस्ट्रियल बेस जो है वो बिल्ड हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हुआ। थर्ड, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हुआ, जल्दी नहीं बट हाँ स्लो इम्प्रूव हुआ, बट हुआ ज़रूर। बट इस वजह से क्या हुआ, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी वैसी की वैसी ही थी। मतलब इतना ज़्यादा उसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखा था, बट इतना जितना होना चाहिए उतना डिफरेंस नहीं दिखा इन तीनों में। इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए बहुत से, जैसे कि भाखड़ा नागल डैम, हीराकुंड डैम, है ना। और स्टील प्लांट्स लगाए गए, हमने पढ़ा अभी भिलाई, रोरखेला और डूंगरपुर, तीन जगह स्टील प्लांट्स लगाए गए। ऑयल रिफाइनरीज को मैन्युफैक्चर किया गया, है ना। लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, जैसे कि क्या एम था लैंड रिफॉर्म्स के, कि एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पेजेंट्स को जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था उसको एंड हो और इक्वलिटी इंश्योर हो। कैसे, क्या स्टेप्स लिए गए इसके लिए, ZTC, ये 3 स्टेप्स लिए गए थे। जैसे फर्स्ट, अबॉलिशन किसका, जमींदारी सिस्टम का, टेनेंसी रिफॉर्म्स का अबॉलिशन, एंड थर्ड, लैंड सीलिंग लॉस का अबॉलिशन हो सके। जमींदारी सिस्टम, जो जमींदार थे, बीच के मीडिएटर्स थे, कि जिसका लैंड हो और जो काम कर रहा हो उसके बीच में एक मीडिएटर था, वो था जमींदार। वो जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से अबॉलिश हो सके, ये सिस्टम को बंद कर दिया गया। टेनेंसी रिफॉर्म्स, ये एक लैंड है उसके ऊपर काम करने वाले लोग
जो दूसरे के लैंड पे काम करेंगे, मतलब उनको बहुत सफ़र करना पड़ता था ऐसे लोगों को। ये टेनेंसी रिफॉर्म अबॉलिश कर दे। लैंड सीलिंग, लैंड को सील कर देते थे कि लैंड सीलिंग जो था कि भाई आपकी लैंड इतनी ही आपको मिलेगी, तो लोग क्या करते थे, अपने जो दूर दूर के रिश्तेदार थे उनके नाम कर देते लैंड इतनी इतनी इतनी, तो क्या फिर बाद में वो खुद दे देते थे, तो बाद में ये सारी लैंड वो अपने आप ले लेते हैं अपने तो रिश्तेदारों से। तो ये सिस्टम इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, इसलिए इस सिस्टम को भी अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन मतलब ग्रेन, ग्रेन कौन से कलर का होता है, ग्रीन, और ग्रेन क्या है, फूड ग्रेन। ठीक है, हम इसमें क्या बात करेंगे, फूड ग्रेन की बात करेंगे। फादर कौन है, MS स्वामीनाथन, जो क्या एक साइंटिस्ट थे, है ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था, 1965 से 1966 के बीच में, बट वर्ल्ड में 1960 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर, मैक्सिको में, मैक्सिको में 1960 में स्टार्ट हुआ था, बट इंडिया में ही आते आते कब स्टार्ट हुआ, 1956 से 1965 से 1966। किसने सपोर्ट किया था, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और एक इंटरनेशनल एजेंसीज ने इसको सपोर्ट किया था। अब क्यों नीड थी हमको ग्रीन रेवोल्यूशन को, क्योंकि अर्ली 1960s में क्या फूड क्राइसिस थे और 2 बार ड्रॉट्स आ गए थे। 1965-1966 के बीच में 2 बार ड्रॉट्स आ गए थे और फूड बहुत ज़्यादा क्राइसिस थे उस टाइम पे। तो इंडिया को खाने के ऊपर किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, फॉरेन एड, मतलब एड बोले तो हेल्प, है ना, फॉरेन एड पे हेल्प रहना पड़ता था, जो कि भीख में मिलती थी इंडिया को। PL 480 जो बहुत चीप खाना था उस टाइम का, जो यूएसए अपन को यूएसए से हम इंपोर्ट कराते थे अनाज, है ना। तो हमारी फॉरेन डिपेंडेंसी थी वो खत्म हो गई, इस वजह से अपन को ग्रीन रेवोल्यूशन की नीड थी। सिंपल वर्ड्स में क्या करेंगे कि अपन को यूएस से ये PL 480 ये अनाज अपन को इंपोर्ट करवाते थे, और यूएसए ये खाना, ये वीट खाते भी नहीं थे क्योंकि बहुत चीप क्वालिटी का था। तो इंडिया को भीख जैसे मिलती थी ये PL 480 वीट जो है ये भीख में मिलती थी। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, सेल्फ सफिशिएंसी हो, है ना, एग्रीकल्चर को बढ़ाया जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जाए, और फॉरेन डिपेंडेंसी है उसको डिक्रीज किया जाए। आगे समझ में क्या फीचर्स है, क्या हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन की, क्या फीचर, एक तो HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। सेकंड, यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज किया गया प्रोडक्शन में। थर्ड, इरिगेशन का एक्सपेंशन हुआ, जैसे कि ट्यूब वेल्स और कैनाल्स को बिल्ड कराया गया। और मैकेनाइजेशन, किसको, ट्रैक्टर्स हार्वेस्टर्स का मैकेनाइजेशन हुआ। फिफ्थ, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, सब्सिडीज दी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को सपोर्ट किया। आ गया समझ में, है ना। नाउ अब अपन देखते हैं इसके अचीवमेंट्स। ठीक है, क्या अचीवमेंट्स है इसके, क्या अपन को प्राप्त हुआ, क्या लाभ हुआ और क्या हानि प्राप्त हुई अपन को इससे। ठीक है, कुछ अचीवमेंट्स देखते हैं क्या अचीव हुआ। फूड की जो शॉर्टेज है वो कम हो गई, फॉरेन डिपेंडेंसी है वो खत्म हो गई, है ना, फार्मर्स की जो इनकम है वो बढ़ गई, ये अपन ने अचीव किया। अच्छा, लिमिटेशन क्या है भाई, एक तो अपन को बेनिफिट कुछ लोगों किसी लोगों को ही हुआ, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, इनको ही इसका लाभ हुआ, बेनिफिट हुआ, और बाकी के जो स्टेट्स है उनको इतना लाभ नहीं हुआ। ठीक है, रिच और ज़्यादा रिच हो गया फार्मर, पुअर और ज़्यादा पुअर फार्मर होता गया। और अगर अपन केमिकल्स यूज़ करते, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स अगर अपन यूज़ करते हैं, इससे पॉल्यूशन भी हो रहा है और सॉइल डिग्रेडेशन, मिट्टी जो है उसका डिग्रेडेट भी हो रहा है, जिसके न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म होते जा रहे हैं। नाउ वाइट रेवोल्यूशन, हेयर वाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, क्या है वाइट, कौन से कलर का होता है, मिल्क कौन से कलर का होता है, वाइट, है ना, मैं वाइट कौन सा कलर बोल रही हूँ, सो सॉरी, एक्चुअली मिल्क कौन से कलर का होता है, वाइट। तो अपन इसमें मिल्क की प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। कब स्टार्ट हुआ, 1970 में, इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। किसने लीड किया, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने लीड किया, और इसको अपन फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। क्यों, इससे क्यों करना कि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, और ये अमूल का मॉडल है। ठीक है, इसने क्या बोला कि अपन को इंडिया जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बनाना है। आ गया समझ में। तो इस वजह से अपना, हाँ, तो मेन इस वजह से अपन को वाइट रेवोल्यूशन लाना पड़ा
इजी सा है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक, आए तो भी शॉर्ट क्वेश्चन में ये आंसर आएगा और इतना आंसर लिखना इनफ है। नाउ नेक्स्ट, लेटर डेवलपमेंट्स, कि ऐसे कौन से डेवलपमेंट्स थे जो बाद में लिए गए, है ना। अपन ने अभी बात की सेकेंड फेज की सेकेंड ईयर प्लान, फर्स्ट ईयर प्लान, उसके बाद भी तो कोई डेवलपमेंट्स हुए होंगे ना, तो जो लेटर डेवलपमेंट्स है अब उसकी बात करते हैं अपन, है ना। नाउ 1970s में इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने लाया गरीबी हटाओ आंदोलन, जिसमें क्या हुआ, बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। फिर 1970 में जो राजीव गांधी है उन्होंने मॉडर्नाइजेशन किया किसका, कंप्यूटर्स और टेलीकम्युनिकेशन का। 1991 में एलपीजी लाया गया। एलपीजी, अरे हाँ, लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाला एलपीजी नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाला, है ना। अगर ये नहीं पता है तो मेरे चैनल में जाओ, इसकी वीडियो है। एलपीजी मतलब ये जो है लिक्विड, मैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोल रही हूँ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का जो है कॉन्सेप्ट ये वीडियो में क्लियर किया है, जाओ विजिट करो, वहां बताऊंगी। मैं अभी नहीं बताऊंगी, तुम नहीं देखते हो वीडियो, अच्छे से समझते नहीं हो, अभी बता दूंगी तो, ठीक है। एंड 2014 में प्लानिंग कमीशन को चेंज करके क्या बना दिया गया, नीति आयोग। 2014 में आ गया समझ में, प्लानिंग कमीशन को हटा के क्या बना दिया गया, नई बॉडी, नीति आयोग। आ गया समझ में। तो ये हमारा लेटर डेवलपमेंट्स, हमारा चैप्टर यही कंप्लीट होता है। अपन ने एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर किया है। ये बुक लो, ये नोट्स बनाओ, बुक की एक एक लाइन पढ़ो और नोट्स पढ़ो, इतने अच्छे से क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट्स आपके। और वैसे भी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो आपके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हो चुके होंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन एक सेकेंड जाने से पहले, अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाओ पहले वीडियो लाइक करो, और न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, आगे समझ में, और बेल आइकन को दबा दो ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ सके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।